Okay, so question is discuss द ब्रूनर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंडर आ रहा है. अच्छा, वाइगोट्स्की हमने कंप्लीट कर लिया है. वाइगोट्स्की का कंसेप्ट यूनिट 2 में भी था एंड यूनिट 3 में भी, तो एट अ टाइम हमने कंप्लीट किया था. याद है ना सबको? वाइगोट्स्की का कंसेप्ट याद है? सोशल लर्निंग का कंसेप्ट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इनर स्पीच याद है, सोशल स्पीच. हाँ, कौन सा वाला? जेडपीडी, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्काफोल्डिंग, ये सारा पॉइंट था. सो प्लीज चेक कर लेना. वाइगोट्स्की का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने प्रीवियस कर लिया था, बहुत ही पहले कंप्लीट कर लिया था यूनिट 2 में. सो यूनिट 3 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में आ रहे हैं अभी. ब्रूनर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. तो ऑलरेडी आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में पता है. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इफ यू हैव एनफ आइडिया अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन, देन आप यहाँ पे पॉइंट्स को कैसे लिखोगे. सो आपको ना मैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता रही हूँ. सो सपोज आपका ये कॉपी है, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको कॉपी मिला, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. तो ऐसे पूरा मेंशन कर दिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. आफ्टर दैट यहाँ पे अंडरलाइन करके आप उसको मार्क कर दो, ठीक है, मार्क कर दो. देन 1 2 3 4 इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोसेस और इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या करना पड़ता है? वी हैव टू एडजस्ट इन द सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग. सोसाइटी यहाँ पे क्या करता है पता है? नंबर 2 में आपका समाज सब कुछ बनाता है. कौन सा चीज बनाता है? सोशल रोल्स, फिक्स्ड सोशल रोल्स. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीजुडिसेस? कोई जानते हो प्रीजुडिसेस? कौन क्या जानता है मुझे बोलना, ठीक है. प्रीजुडिसेस और एक मैं वर्ड बोलती हूँ, स्टेरियोटाइप्स. सुने? स्टेरियोटाइप्स. ये तो वाइगोट्स्की ने बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन किया था. अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, सोशल लर्निंग इज द पॉइंट वेयर यू गेट एनफ पॉइंट फॉर द सोसाइटी एंड मेंटेन योर इंटरेक्शन विद द अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी. समाज में आप रहोगे एंड आप सोशल लर्निंग करेंगे, समाज से ही सीखोगे एंड उससे नॉलेज लोगे एंड उसके बाद समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ. तो ये होता है आपका सोशल कंस्ट्रक्शन. तो सोसाइटी हमें कुछ कुछ रोल्स देता है, उसके हिसाब से हम इंटरेक्शन करते हैं. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है पता है? फॉर इंटरेक्शन वी नीड कॉमन मीडिया. एक कॉमन मीडिया चाहिए जिसके थ्रू हम बातचीत कर सके. तो हमारे पास कॉमन मीडिया कौन सा है पता है? कौन सा है कॉमन मीडिया? कॉमन मीडिया फॉर इंटरेक्शन. एक माध्यम बोलिए जो वार्तालाप के लिए जरूरी है. अभी मैं इतना हिंट दे दिया, और क्या बोलूं? टेलीफोन. अच्छा, लैंग्वेज नहीं चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए तुमको? हाँ रूबी. हाँ, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज चाहिए. तो स्पीच जो होता है ना, स्पीच मीन्स बातचीत करना, तो यहाँ पे स्पीच के लिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है. So according to social constructivist approach, all these roles, all these interaction need some media. And this common media, ये जो common एक माध्यम है, ये मीडिया है, वो होता है लैंग्वेज, भाषा. इस भाषा के थ्रू, मतलब through this language we get enough knowledge from the society. We share our opinion, we share our things, we share our jobs and other responsibilities towards the society. हम अपना सब कुछ शो करते हैं. तो ये बोल सकते हैं सोसाइटी एंड हम बहुत ही लिंक्ड हैं. सोसाइटी नहीं हुआ तो हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहे तो सोसाइटी नहीं बनेगा. तो ये समझ आ गया. तो ये 3 4 पॉइंट्स, सपोज आपको अगर लिखने में कुछ नहीं मिला तो ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में अभी ब्रूनर का आप यहाँ मेंशन करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन दोगे. कौन सा इंट्रोडक्शन देंगे? ब्रूनर का कंसेप्ट को देखो पूरा. डिस्कस द ब्रूनर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग के लिए भी, लर्निंग के लिए भी. क्वेश्चन ऐसे आएगा, मॉडिफाइड करके आएगा. बट आपने कहाँ पढ़ा है? ब्रूनर का कंसेप्ट आपने पढ़ा है टीचिंग में, ठीक है. बट ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि दोनों, टीचिंग के लिए भी एंड लर्निंग के लिए भी, दोनों माध्यम के लिए और दोनों प्रोसेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है. तो उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग शॉर्टली देना है.
शॉर्टली देना है। इंट्रोडक्शन टू टीचिंग आप मेंशन करिए, इंट्रो देना है किसके लिए, टीचिंग के लिए, और एक इंट्रो देना है लर्निंग के लिए। इसका कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, ओनली इंट्रोडक्शन देना है। डेफिनेशन देख दिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सो लेंथी वे में नहीं चलना है, ओनली इंट्रोडक्शन टू टीचिंग, इंट्रोडक्शन टू लर्निंग, दोनों देना है, ठीक है, दोनों को लिखना है। उसके बाद हम मेन कंसेप्ट को चलेंगे। यस बोलो। बोल। हम्म। यस यस, इसलिए मैंने बोल दिया, पॉइंट्स को बोल दिया, ठीक है। व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और थ्योरी, उसको शॉर्टली मेंशन करना है, कभी भी क्वेश्चंस को ना लेंदी नहीं करना है। अगर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को ही हम 2 पेज लिख दे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसको हाफ पेज के अंदर 3 और 4 लाइन्स, दैट इज 4 पॉइंट्स बोल सकते, 3 और 4 पॉइंट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट टीचिंग का इंट्रोडक्शन देना है एंड लर्निंग का, बिकॉज कंसेप्ट बेस्ड है टीचिंग लर्निंग के ऊपर, तो उसको आप मेन फोकस करके लिखेंगे। एंड इसके बाद ब्रूनर का कंसेप्ट को जाएंगे। तो ब्रूनर कौन थे फर्स्ट तो मेंशन करना है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट। ब्रूनर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब जैसे कविताओं के शीर्षक होते हैं, ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को किसने बनाया, उनका फादर कौन है, ब्रूनर है, ठीक है। फादर ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, फाउंडिंग फादर बोला गया है, फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ठीक है। ओके, देन ब्रूनर कौन थे एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो देखते हैं। उनके हिसाब से उनका जो कैरेक्टर है या फिर उनका जो रोल है, व्यूज है, किसके ऊपर, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर, उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो ब्रूनर इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो क्या है, जस्ट लाइक होता है ना, बायोलॉजी के ऊपर जिसने पढ़ा तो बायोलॉजिस्ट, जो एजुकेशन को लेके पढ़ा एजुकेशनिस्ट, जो साइंस के ऊपर पढ़ा साइंटिस्ट, वैसे हो जाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वैसे इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर रिसर्च किया, सो दैट इनको मेंशन किया हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट, हिंदी में भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ही आप बोलेंगे, ठीक है। ब्रूनर इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट व्हिच स्टेट्स दैट थ्योरी ऑफ, वेट, थोड़ा सा, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन should address for major aspect। the theory of instruction, कौन सा इंस्ट्रक्शन, जब सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होता है ना, वो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देता है, कौन से पॉइंट में इंस्ट्रक्शंस देगा, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स मेंशन किए। नेक्स्टली इन फर्दर वे यू एक्सप्लेन दिस 4 पॉइंट्स इन एलाबरेट मैनर, आपको इलाबरेट करना है इस 4 पॉइंट्स को, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्री डिस्पोजिशन, पहले भी हमने डिस्पोजिशन पढ़ चुके हैं। प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स लर्निंग, लर्निंग के लिए आपका प्री डिस्पोजिशन देखना है, पहले से क्या क्या नॉलेज आपने कैरी किया है टूवर्ड्स द लर्निंग, उसके बाद आप कैसे लर्निंग प्रोसीड करोगे। नंबर 2, द वेज इन व्हिच ये बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड और स्ट्रक्चर्ड, मैंने स्ट्रक्चर्ड बोला या कंस्ट्रक्टेड आप बोल सकते हो। द वे, कौन से वे से या फिर कौन से माध्यम से, इन व्हिच ए बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉट बॉडी मतलब ये आप ह्यूमन बीइंग का बॉडी नहीं बोल रहे हो, ये आप बोल रहे हो नॉलेज का बॉडी, मतलब नॉलेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, उसको कैसे हम एक स्ट्रक्चर दिए एंड उसको कैसे हम अपने ब्रेन में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे मतलब घुसाएंगे, इनकलकेट बोल सकते हैं, इनकलकेट करेंगे, ठीक है, कैसे आप अपने ब्रेन में उसको ला रहे हो, नॉलेज को कैसे घुसा रहे हो, ठीक है। Number 3, the most effective sequences in which to present material, कौन से सीक्वेंस में आप अपने मटेरियल्स को शो करोगे, कौन से मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस में या फिर कौन से माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरह से अपने क्या को, मटेरियल्स को प्रेजेंट करोगे, हो गया। लास्ट वन, द नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का डिफरेंस मैंने आपको दिया था, कहाँ पे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में दिया, प्लीज चेक करना। एंड पनिशमेंट वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो लोअरिंग टाइप होता है, बट रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है, पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस होता है, ये वन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शनल चेंजेस होता है जिसके थ्रू बच्चों में पॉजिटिव नेचर होता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी,
ठीक है। तो यहाँ पे रिवार्ड्स एंड रिवार्ड्स एंड आपके जो पनिशमेंट है उसके अंदर कैसे हम गैप मेंटेन करेंगे या पेसिंग रखेंगे। पेसिंग मीन्स हम बोल सकते हैं थोड़ा सा हमने अभी बच्चों ने अच्छा काम किया तो आप रिवार्ड्स दे दिए, उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे वो रॉन्ग किए तो पनिशमेंट दिए, तो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के करना चाहिए। अदरवाइज एक डे पे ही आपने दोनों वर्क किया ना, तो बच्चा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सोच नहीं पाएगा कि आपका नेचर कौन सा है, आपने इस पॉइंट पे उसको क्यों डांटा, इस पॉइंट पे उसने न्यू कुछ एक्सप्लोर किया तो उसमें क्यों आपने प्रेज किया। तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं करने के लिए या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, सो दैट हम पेसिंग रखेंगे। पेसिंग, ठीक है। पेसिंग मीन्स हम बोलते हैं रिदम, रिदम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिदम वर्ड तो मैनेज नहीं हो रहा है, सो आप पेसिंग मेंशन करो, द नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। सो इन हिज मोर रिसेंट वर्क, उनके जो मोर रिसेंट वर्क है उसमें और क्या मेंशन है, ब्रूनर हैज एक्सपांडेड, उनके थियोरिटिकल जितने भी प्रोसेस है ना, फ्रेमवर्क है मीन्स उन्होंने पूरा बनाया है, एक फ्रेम के जैसा बनाया है जिसके थ्रू लर्निंग टीचिंग के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो कर सके। So in his more recent work, Brunner has expanded his theoretical framework to, क्यों उन्होंने theoretical framework बनाया, किस लिए, to encompass, क्या encompass करना है, social and cultural aspects of learning। सोसाइटी लर्निंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एंड कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए, उन्होंने बोला। एंड एज वेल एज द प्रैक्टिस ऑफ लॉ, क्यों कल्चर में जो लॉज है, जो मैंने अभी बोला प्रीजुडिसेस जो पहले से आ रहा है, प्रथा या फिर स्टीरियोटाइप, क्यों वो चाहिए या फिर क्यों उसको प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस ऑफ लॉ बोला गया, तो उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। उन्होंने ये मेंशन किया अपने रिसेंट वर्क में। नेक्स्ट में देखते हैं और क्या है। तो अभी डिस्क्रिप्शन देंगे, ऑल टोटल जितने भी पॉइंट्स है उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, लर्न के लिए या फिर लर्निंग के लिए क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ब्रूनर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया दैट द लर्निंग इज ए नॉलेज ओरिएंटेड और फैक्ट, fact to influence, knowledge oriented fact to influence teacher and parents for child's spontaneous exploration। ब्रेक करके पढ़ो, समझ जाओगे, बहुत इजी लगेगा। ब्रूनर एक्सप्लेन दैट, ब्रूनर ने क्या एक्सप्लेन किया, लर्निंग इज नॉलेज ओरिएंटेड, ये एक नॉलेज ओरिएंटेड फैक्ट है, मतलब ये ज्ञान के साथ युक्त है, या फिर हम बोल सकते युक्त है, दैट इज हम ओडिया में युक्त बोल देते हैं, युक्त है, ठीक है। नॉलेज ओरिएंटेड फैक्ट जिसके थ्रू किसको इन्फ्लुएंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना टीचर एंड पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस होता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि वो कितना सोचते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चे कितना एक्सप्लोरेशन करें, कितना एक्सप्लोरेशन करें। हियर द टीचर इज ए फैसिलिटेटर, यहाँ पे टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा, दैट मीन्स वो अपॉर्चुनिटीज देगा, बहुत सारे फैसिलिटीज देगा, तो अपॉर्चुनिटी गिवर और फैसिलिटी गिवर टू प्रोवाइड नॉलेज पर्टिकुलर समथिंग टू एक्सप्लोर चिल्ड्रंस मोटिवेशन। तो ऐसे हम नॉलेज देंगे बच्चों को जिसके थ्रू बच्चों का मोटिवेशन इंक्रीज हो। कल्चर एंड जो भी उनका पॉइंट्स है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि पेरेंटल जो भी फैक्टर्स है, पेरेंटल फैक्टर्स भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्री ओरल, मतलब उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे पढ़ा है पहले से या फिर सुना है, बोलने से पहले भी उनके मदर्स ने कुछ कुछ उनको पॉइंट बोला था, वो तो उस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझाना है कि उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपना नॉलेज को एक्सप्लोर करो। एक छोटा बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम वो अर्थेंड होने के बाद खाना खा रहा है, अर्थेंड मीन्स जन्म होने के बाद, बाय बर्थ, जब वो लैंड किया उसके बाद कुछ महीना हो गया, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके बाद वो खाना खा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वो खाने को कैसे देखेगा, ये कुछ मटेरियल है वो खा रहा है, उसको समझ आ रहा है कि ये कुछ खाने का चीज है, ये हो गया एक नॉलेज। इसी के बेस पे फर्दर एक्सप्लोरेशन होगा, फर्दर एक्सप्लोरेशंस होंगे, ठीक है, which helps them to solving problems, जिसके थ्रू फ्यूचर का जितना भी प्रॉब्लम्स होगा वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। अभी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर, टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर कौन से टाइप का नॉलेज
और कितने अमाउंट का नॉलेज बच्चों को देना चाहती है। सपोज मैं चाहती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका एक्सप्लोरेशन हो, तो फॉर द फर्स्ट डे जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आप क्या करते हो, लिटिल बिट सेंस में आपने कुछ नॉलेज दिया, 1-2 लाइन्स का नॉलेज दिया। अगर वो क्या करता है, ग्रैब करता है, मतलब उसको क्वेस्ट है, मतलब प्यास है नॉलेज का, देन नेक्स्ट लेवल पे आप और ज्यादा नॉलेज दोगे, उसके नेक्स्ट लेवल पे और ज्यादा नॉलेज देंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। टीचर विल कंस्ट्रक्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज टू मोस्ट रिडीली ग्रास्प ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने जो बोला, तो टीचर यहाँ पे क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज को प्रिपेयर करता है, जितना सिंपल से सिंपल हो सके। मैं आपको जितना पॉसिबल होता है मेरे वे से उतना सिंपल बताती हूँ। क्या होगा, आप थिंक करते हो इनमें से कुछ होंगे स्टूडेंट्स जो थिंक करते हैं मैम तो कितना इजी पढ़ा रही है, बोरिंग है। कुछ बच्चों के लिए यही हेल्पफुल होगा, बिकॉज सबका आईक्यू लेवल यहाँ पे सेम नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज देयर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकता है जितना सिंपलेस्ट मैनर पे होगा। Again, the structure of knowledge is different types according to the fundamental, basic and important preferences of the teacher. टीचर के हिसाब से स्टूडेंट्स का नीड को पहले वो चेक करेंगे एंड उस हिसाब से भी वो नॉलेज देंगे, नॉलेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सपोज साइंस का है तो साइंस का जो नॉलेज का स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, मैथ्स का भी थोड़ा कम्प्लेक्स होगा। बट इफ आर्ट्स का आया तो हम बोलते हैं कि एज कम्पेयर टू साइंस इट इज वेरी इजी, बट इट इज वेरी रोट टाइप और रोट लर्निंग टाइप हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अभी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक टीचर क्लासरूम में कौन से वेज में पढ़ा सकता है, विजुअल, वर्ड्स और सिंबल, ये 3 वे से पढ़ा सकता है। उसमें मटेरियल्स बहुत है। विजुअल, जहाँ पे बच्चे को वो दिखा के पढ़ाएगा, कोई चीज को ऑब्जेक्ट है या फिर कोई चार्ट पेपर है उसको वो शो कर रहा है, उसके बाद वो पढ़ा रहा है। वर्ड्स, by giving various type of valuable words or by adding on various valuable words, we give some specific information to students। हम दे रहे क्या, कुछ informations दे रहे बच्चों को, specific information जिसके थ्रू उसका help हो। Symbol, symbolized is one kind of process by which it is non-verbal type and by which you non-verbally use many symbols just like okay or done or it's very good, और by gesture you showing various type of symbols also। जैसे मुझे किसी चीज को बोलना है हाँ, तो मैं क्या हिलाऊंगी, सर को मैं हिलाती हूँ, अप डाउन करती हूँ, यस ये करेक्ट है। अगर मुझे नो बोलना है तो सर को मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूंगी, दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ हेड, जिसके थ्रू पता चले कि नो है। अगर सपोज मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर है तो मैं फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकती हूँ या फिर सिंबलाइज कर सकती हूँ वेरियस टाइप के हैंड से फिंगराइज करके या फिर फिंगर्स में कुछ भी सिंबल्स बना के दिखा सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड लास्ट वन, इफेक्टिव सीक्वेंसिंग एंड कैटेगराइजेशन। इफेक्टिव सीक्वेंसिंग, कोई चीज को सीक्वेंस में रखना, 1 2 3 4 ऐसे वे में अरेंज करना। एंड कैटेगराइजेशन, कैटेगरीज मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, और टू क्लासीफाई ऑल दी स्पीसीज हम बोलते हैं जैसे, और टू क्लासीफाई ऑल दी बुक्स। जैसे कि साइंस का बुक है तो साइंस ग्रुप में जाएगा, आर्ट्स के बुक है आर्ट्स ग्रुप में जाएंगे, कॉमर्स का है कॉमर्स में जाएगा। बिहेवियर के हिसाब से भी वैसे ही होते हैं, कुछ बैड स्टूडेंट्स होते हैं तो बैड ग्रुप में वो गए, गुड ग्रुप्स में आएंगे तो गुड नेचर के तो गुड ग्रुप्स में आएंगे, हैप्पी सैड ऐसे करके ग्रुप्स बनते हैं। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट को चलते हैं, इफेक्टिव सीक्वेंसेस, सॉरी सीक्वेंसिंग विल फिट फॉर एवरी लर्नर। जो सीक्वेंसिंग मैनर मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आप पढ़ाओ ऑर्गेनाइज मैनर पे पढ़ाओ, लो टू हाई जाना है, हाई टू लो नहीं पढ़ाना है। तो उस अकॉर्डिंग बच्चे को एवरी लर्नर इन द क्लासरूम जो भी सिट है, टू बी सीटेड इन द क्लासरूम already get their knowledge from the teacher because of their effective teaching। उनकी effective teaching के लिए जो भी क्लासरूम में बैठे हुए सबको नॉलेज मिलेगा। That's why all the teachers should follow this sequence to provide each bit of knowledge for easy grasping। तो बच्चों को जैसे इजीली समझ आए तो इसीलिए ईच पॉइंट को टीचर फॉलो करेंगे। इसलिए मैं ईच पॉइंट को आपको फॉलो करके बताती हूँ कि आपको ये सब कुछ डिटेल्ड वे से समझना चाहिए। तो आप लोग पकड़ोगे, पॉइंट को पकड़ोगे एंड आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगराइजेशन? यहाँ पे कैटेगराइजेशन इंफॉर्मेशन का बना है, यहाँ पे बुक्स का नहीं बना, इंफॉर्मेशन का बना। सो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्रूनर गिव मच अटेंशन टू कैटेगराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन या फिर हम बोल सकते हैं तथ्य, यहाँ पे आप लोग हिंदी में अगर बोलो तथ्य बोल सकते हैं, सूचनाएं, तथ्य, तो उसको आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे? इंटरनल कॉग्निटिव मैप्स के अकॉर्डिंग। इंटरनल आपके अंदर है जो, कॉग्निटिव दैट इज, कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन के रिलेटेड, नॉलेज के रिलेटेड, उसी मैप के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड द माइंड मैप, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ही बिलीव दैट परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स रिसीव करना, कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आइडिया गेन करना, लर्निंग पढ़ाई करना, या फिर हम बोलते हैं अधिगम करना, सीखना, डिसीजन मेकिंग by getting enough knowledge or by getting enough information about a task, you have some criteria or you have some right to decide whether you are doing this performance or not, or whether you are making good decision or not. आप इसके हिसाब से जज कर सकते हो कि आपका जो डिसीजन है वो क्या है, करेक्ट है या नहीं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो करेक्ट है क्या नहीं। मेकिंग इन्फरेंस दैट इज अ कंक्लूजन। कंक्लूजन, दो कामों के अंदर जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है। सपोज आपने इतने टाइम तक ये काम को किया, ये इनिशियल टाइम पीरियड है, ये टर्मिनल टाइम पीरियड है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट जो भी आपका कंक्लूजन हुआ आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो इसको हमने बोला इन्फरेंस। तो इन्फरेंस बना सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हम कैटेगराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, हम कैटेगराइज करते हैं रिसीव के हिसाब से, जिसमें हम अधिग्रहण कर सकते हैं या परसेप्शन कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन कंसेप्ट बेस्ड होगा, कंसेप्चुअलाइजेशन कर दिए, कुछ लर्निंग बेस्ड होगा, लर्निंग में रख दिए, कुछ डिसीजन बनाने के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग, एंड कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ये हो गया ऑल इन्वॉल्व कैटेगराइजेशन, मतलब ऑल आर इन्वॉल्व इन कैटेगराइजेशन प्रोसेस। इसके बाद थीम्स ऑफ ब्रूनर है, ब्रूनर के थीम्स हैं एंड उनके स्टेजेस है। स्टेजेस तीन टाइप के हैं। ये जो ब्रूनर के थीम्स है ना, अभी तक जो जो पढ़े हो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ब्रूनर ने बोला कि रोल ऑफ स्ट्रक्चर इन लर्निंग, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, नॉलेज स्ट्रक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। वाइगोट्स्की से उन्होंने ना बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, वाइगोट्स्की से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने फोकस करके अपना स्टार्ट किया लर्निंग। एंड उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट को उन्होंने लिया, सोसाइटी के हिसाब से, पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से लर्निंग एंड लैंग्वेज का रोल को लिखा। कल्चर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ह्यूमन एंड कल्चर ये दोनों ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो कल्चर कैसे ह्यूमंस को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है या फिर मॉडिफाइड करता है, डिजायरेबल बिहेवियर देता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो बताया गया। ही इन्वेस्टिगेटेड मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, वो इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे थे, मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, वर्ब्स में प्रॉब्लम हो गया। ही इन्वेस्टिगेटेड टू मोटिवेट और टू गेट मोटिवेशन फॉर लर्निंग, टू गेट मोटिवेशन फॉर लर्निंग, यहाँ पे करेक्शन करिएगा, टू गेट मोटिवेशन होगा, मोटिवेटेड मेंशन हो गया, मोटिवेशन फॉर लर्निंग। एंड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर इज अ स्टिमुलस फॉर लर्निंग, जो आपका मोटिवेशन है ना, वो लर्निंग के लिए एक टाइप का फ्यूल है, ठीक है। आपका जो मोटिवेशन है, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो उसके बाद आप कुछ टाइम तक बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ये फ्यूल अप है, आपको ना फ्यूल मिला, जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो उसके बाद इंटरेस्ट, आप उसी मोटिवेशन को पकड़ के अगर इंटरेस्ट बनाए रखते हो तो आपका लर्निंग को क्या मिल जाएगा, स्टिमुलेशन मिल जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू लर्निंग प्रोसीड होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट मेंशन होगा, ब्रूनर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग। आप कब तैयार रहते हो, कंप्लीटली तैयार रहते हो लर्निंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ब्रूनर एम्फसाइज्ड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इन लर्निंग बाय फॉलोइंग सीक्वेंस, जो इफेक्टिव लर्निंग है उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो इस बात को फॉलो करो, पर्सनलाइज्ड, पर्सन वाइज आप डिसाइड करोगे उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। देन सेकंड, कंटेंट स्ट्रक्चर, जो चीज को पढ़ाना है उसको ऑर्गेनाइज करो एंड उसका स्ट्रक्चर बनाओ। सीक्वेंसिंग, 1 to 10 ऐसे सीक्वेंस में आप मेंशन करो अपने सब्जेक्ट को कि विदाउट इंट्रोडक्शन आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, तो आप उसको ऑर्गेनाइज करो।
देन रीइंफोर्समेंट मीन्स रिवार्डिंग एंड पनिशमेंट का जो रोल है, ठीक है। इसके बाद स्टेजेस आते हैं, मैं स्टेजेस से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। इसके 3 स्टेजेस हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 स्टेजेस होंगे एंड उसके बाद लास्ट कंक्लूजन होगा, इम्प्लीकेशंस होगा, दैट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एजुकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो लास्ट क्लास में अगेन 10-15 मिनट्स चाहिए, उसको करेंगे एंड जो और एक क्वेश्चन है असुवेल का, उसको कंप्लीट करेंगे। तो वो दोनों नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप लर्निंग का नोट्स दे दिया है, तो उसको आप देख लो, चेक कर लो, टेलीग्राम में भी है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो। प्रॉब्लम आया देन पूछना, अदरवाइज उस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मैनर पे कंपैरिजन में बता दूंगी, आप लोग पढ़ के उसको रेडी करोगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करूंगी, ओनली पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगी, बिट टू बिट, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा सा बताऊंगी एंड क्या कंपैरिजन में है, ग्रुप लर्निंग क्या है, पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव क्या है, व्हाट इज दैट पॉइंट्स, उतना मेंशन करेंगे, खत्म करेंगे वो जितना भी बाकी। एंड लास्टली जो स्ट्रैटेजीज आएंगे ये आएंगे, उसको देखते हैं। और भी लग जाएंगे 2 to 3 क्लासेस लग जाएंगे, तो उसके हिसाब से और भी कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। जैसा कुछ कंसेप्ट है, CCE कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो इंग्लिश बुक में है, बायोलॉजी के बुक में है एंड फिजिकल साइंस के भी बुक में है, और मैथमेटिक्स में भी है। सोशल स्टडीज में मैंने बुक चेक नहीं किया, तो आप लोग प्लीज अपना सिलेबस चेक करो एंड उसके अकॉर्डिंग CCE का नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम में भी मैंने सेंड किया एंड आपको वन टाइम पढ़ना चाहिए। CCE मैं बता दूंगी, वन टाइम उसको पढ़ना चाहिए, नोट डाउन करके रखो, पेडागोजी का स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पेडागोजीज हमेशा क्या होता है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताती हूँ, बाकी क्या आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि इवैल्यूएशन के बेसिस पे इंडक्टिव, डिडक्टिव और लेबोरेटरी वर्क क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर सर्वे होता है, फील्ड ट्रिप होता है, वो सब बताऊंगी। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर साइंस लर्निंग, बिकॉज साइंस लर्निंग बोल दिया गया तो बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स सबके लिए हो जाएगा। देन डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक, ये अप्रोच ऑलरेडी है वहाँ पे, आप हर एक चीज़ में पढ़ सकते हो। पेडागोजी एनालिसिस है, लेसन प्लान्स है, इतने पोर्शन को ऑल अबाउट 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट में मिल जाएंगे, तो इतने पोर्शंस को हम कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। सो आपका एग्जाम अभी नहीं है, सो आपके पास ऑलरेडी 2 मंथ से अबव टाइम है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, इतना समझ आया, ये सुन लो। थ्योरी पता है किसका, दैट इज कौन थे, बंदूरा के केसेस में भी पढ़े थे एंड वाइगोट्स्की, राइट, वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की से उस पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, सेम रहता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, थ्योरी सबके लिए सेम है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कंसेप्ट आपको मैंने मेंशन किया था एंड उसके हिसाब से ये जो 4 पॉइंट्स हैं, दिस 4 पॉइंट्स, प्री डिस्पोजिशन towards learning, then the way in which a body of knowledge can be structured, that means आप knowledge body को कैसे बनाते हो, आपके माइंड में जो knowledge रहता है ना, तो it is in the form of schema। schema क्या है, knowledge के small units होते हैं, knowledge के units होते हैं, just like आपके body में cell का units है, सेल के यूनिट्स हैं, मतलब एक एक सेल है, सेल यूनिट, यूनिट मीन्स इकाई होता है, एक, ओनली वन, ठीक है। तो सेल जैसे पीसेस में हो काउंट कर सकते हैं, वैसे स्कीमा को अगर हम नॉलेज का स्ट्रक्चर बोलते हैं और यूनिट बोलते हैं, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। एंड इसमें काउंटिंग कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, मतलब ओल्ड एक्सपीरियंस एंड न्यू एक्सपीरियंस, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, ये सारे मेंशन होते हैं। ये सारा मैंने ब्रीफ आइडिया दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंसेस इन वेज टू प्रेजेंट मटेरियल, टू प्रेजेंट मटेरियल यू नीड क्लासिफिकेशन मॉडल। सो आपको ना कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन चाहिए होता है। सो टू क्लासिफाई वन ऑब्जेक्ट or one set of object in one group, you need some characteristics, on the based of or on the basis of this characteristic you mention these topics, or mention this contains, or mention this points inside this category, and these classes should be mentioned as according to the criteria। मतलब आप नेमिंग करते हो, सपोज आपको क्लासिफाइड किया गया, सपोज आई एम ट्राइंग टू क्लासिफाई यू अंडर B.Ed ग्रुप,
सो बीएड ग्रुप में तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वी हैव लॉट ऑफ ग्रुप्स। सो उसके अकॉर्डिंग आप क्या मेंशन करेंगे, व्हिच ईयर और एडमिशन और एनरोलमेंट ईयर मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट आपके नाम को हम एनरोलमेंट नंबर के साथ मेंशन करेंगे, सो दैट आइडेंटिफाई इजीली कर सके। तो ये वन काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन होता है। जब आप फैक्ट्स और नॉलेज को जानते हो तो नॉलेज क्या होता है बोलो। फैक्ट्स और नॉलेज के अंदर डिफरेंसेस है। नॉलेज मीन्स वट एवर यू कैन सी इन द एनवायरमेंट, जो भी आप देख सकते हो या फिर जो देख रहे हो जिसके बिहाइंड एक ट्रूथ रहता है। जो भी चीज आप सोच रहे हो या देख रहे हो एंड उसके बिहाइंड एक ट्रूथ रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, उसको बोला जाता है नॉलेज। अभी नॉलेज को अगर सिक्वेंशियली अरेंज करें, दैट मीन्स आप स्टार्टिंग पॉइंट से सपोज थिंक कर दो ये नॉलेज है एंड उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट से हैपोजिटली नहीं अरेंज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट का एक बना दिया पॉइंट, उसके बाद उसके डेफिनेशंस रहे एंड उसके कंसेप्ट्स रहे, देन उसका जो मेन मोटो और एम और ऑब्जेक्टिव है उसको रखा, देन उसका मेंशन किया जो उसका यूजेस क्या है, डिसयूजेस। तो नॉलेज को अगर ऐसे क्लासिफाइड करते वन डायरेक्शन में, दैट इज अ वन सिंगल सीक्वेंस में, एक सिंगल सीक्वेंस में, देन इसको हम बोलते हैं फैक्ट। फैक्ट, ठीक है। फैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी चीज देख लिया वो फैक्ट नहीं होता। फैक्ट जो ट्रूथ पे भी हो, बिलीफ पे भी डिपेंड करता है, ट्रूथ प्लस बिलीफ, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है, वो फैक्ट होता है। अभी फैक्ट में भी वेरिएशंस है, जस्ट लाइक आप री में भी वेरिएशन देखते हो, वैसे फैक्ट में भी वेरिएशंस है। देन लास्ट पॉइंट है द नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। कैसे आप किसी को भी री करोगे पॉजिटिवली नेगेटिवली, अदरवाइज इंस्टेड ऑफ इट कैसे एक पर्सन पनिशमेंट प्रोवाइड करता है या पनिशमेंट देता है किसी को। दोस्त से दोस्त किसी ने कर दिया तो दंडित करता है, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव उसमें भी आता है। सो रिवार्डिंग हो गया। तो ये चार पॉइंट्स को हमने पूरा क्लियर किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था, हो गया। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द स्टेजेस। सो स्टेजेस में हमने यहाँ, ठीक है। सो स्टेजेस ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी, बहुत इजी कंसेप्ट है। ब्रूनर का जो कंसेप्ट है इजी कंसेप्ट है, बिकॉज ये चार पॉइंट्स में तो आपको जितना मैंने समझा है उतना याद करके जाओगे तो हो जाएगा। अभी जो पॉइंट्स आएगा स्टेजेस रिलेटेड, ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एज है। एज के हिसाब से स्टेजेस को डिवाइड किया गया है, जस्ट लाइक पियाजेस कंसेप्ट आप जानते हो, या फिर एरिक्सन का कंसेप्ट। एरिक्सन इज वेरी वास्ट, पियाजे थोड़ा सा क्लासिफाइड होता है, या चार ग्रुप्स में, चार क्लासेस में डिवाइडेड होता है। तो ये कंपैरिजन था। वैसे यहाँ पे थ्री स्टेजेस हैं, ओनली थ्री स्टेजेस। तो फर्स्ट वन इज इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज, नॉट इनएक्टिव मीन्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है ऐसा नहीं। इनएक्टिव यहाँ पे ई एंड ए है, इनएक्टिव स्टेज। देन आइकोनिक स्टेज, iconic, then symbolic stage, third one is the symbolic stage। so यहाँ पे actually ये जो stages हैं ये sequence way में चलेंगे, according to age ये sequenced way में चलेंगे। so starting from आपको कहाँ से जाना है, inactive stage से, उसके बाद वन बाय वन जाना है, या फिर स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट पॉइंट से। कैसा है शॉर्टकट पॉइंट, ई आई एस, ई आई एस, ठीक है। E फॉर इनएक्टिव, देन आएगा आइकोनिक एंड S फॉर सिंबॉलिक। इनएक्टिव स्टेज इज द प्राइमरी स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। सो हमारा जो ये प्राइमरी हो गया, तो बेबी स्टेजेस में आएगा। जो आपका सिंबॉलिक है, जहाँ पे ना आप सिंबलाइज्ड होते हैं, आपको ना कुछ कैरेक्टर्स मिलता है एंड ये कैरेक्टर आपको डिफाइन करता है कि आप कैसे हो, आप किसके फ्रेंड हो, या फिर कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आपका जॉब क्या है, मेन मोटो क्या है, एम्स क्या है। सो इससे आपको क्या पता चला कि आपको कोई एक पॉइंट मिलेगा जिससे आपको सिंबलाइज हम कर सके। वी नीड सम पॉइंट टू सिंबलाइज यू, आपको मैं सिंबलाइज कर सकूं, इसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए, और वी नीड सम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उसके बेसिस पे ये एडल्टहुड वाला स्टेज है। कौन सा स्टेज है, एडल्टहुड वाला स्टेज है। नेक्स्टली आइकोनिक स्टेज is present in intermediate area, or it is present in between the inactive stage and symbolic stage। जैसे देख सकते हो ई आई एस है, ठीक है, ई आई एस, एस हो गया एडल्ट स्टेज के लिए, ये हो गया प्राइमरी स्टेज के लिए। सो दिस वन इज फॉर इंटरमीडिएट स्टेज। सो आइकॉनिक स्टेज इज इंटरमीडिएट स्टेज। यहाँ पे सारे टीनेजर्स ग्रुप आ जाएंगे जहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं होता है, दे लेक आइडेंटिटी, दे लैक आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी सीकिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चों में इश्यूज आते हैं कि उनका आइडेंटिटी क्या है, उनका नेम क्या है, वो एक्चुअल कौन है वो पता नहीं चलता है। तो ये टीनेजर्स का एक इशू है। सो इनएक्टिव स्टेज का टाइम पीरियड देख लीजिए। इनएक्टिव स्टेज 0 to 1 years ओनली, 0 to 1 years। ठीक है, 0 to 1 years मतलब ये ओम पीरियड से स्टार्ट हुआ एंड बाय बर्थ जब 1 year का, बाय बर्थ के बाद जो अर्थ एंड हो गए वो बच्चे 1 year का हो गए तो उस पीरियड तक चलेगा 0 to 1 years। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, इजी है जो जानते हैं। इट ऑकर्स इन बिटवीन 0 to 1 year एज। At this stage, a person or child knows about the world by touching different objects, pyramids, by making pyramids and by pictures. So यहाँ पे बच्चों को नॉलेज लेना है, किसके लिए? अकॉर्डिंग टू आउटर वर्ल्ड, एज ए चाइल्ड, मैं अगर एक छोटी बच्ची हूँ एंड आई वांट टू नो अबाउट द वर्ल्ड, सो आई नीड सम पिक्चर्स ना, बिकॉज मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे क्या चाहिए? कुछ पिक्चर्स चाहिए या फिर पिरामिड्स, ऑब्जेक्ट्स चाहिए जिसके थ्रू मैं बाहर के वर्ल्ड को देख सकूं। दैट इज मे बी वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट देखना हो, कोई भी चीज हो सकता है। आउटर वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बोटल्स हो गए या फिर कॉम्ब हो गया, कुछ भी छोटा छोटा पॉइंट जो भी आउटर एनवायरनमेंट से या फिर आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड हो। ओके, एक्चुअली एट दिस स्टेज चाइल्ड्स ब्रेन इज जस्ट लाइक ए एम्प्टी बॉटल। ये तो आप लोग जानते हो। इस टाइम पे बच्चों का माइंड क्या है? जस्ट लाइक ब्लैंक स्लेट और एम्प्टी बोतल जैसा है। तो इस टाइम पे अगर हम कुछ पोरिंग अप करते हैं, जस्ट लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको उसके माइंड में डाल दिए, या फिर कोई भी नॉलेज हो उसके माइंड पे डाल दिए, सो उसको वो क्या करेगा? मेमोराइज करेगा एंड स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को। सो मेमोराइज एंड स्टोर दिस थिंग्स। वो जब भी फर्स्ट टाइम देखता है कोई चीज़ों को, वो मेमोराइज करके रखता है। हो गया आइकॉनिक स्टेज। दिस इज फ्रॉम 1 to 6 years। 6 years अभी हमने ना टीन को थोड़ा बाहर रखा है। आइकॉनिक स्टेज में हमने क्या किया? 1 to 6 years के बच्चों को रख दिया, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट जो पॉइंट है, इंटरमीडिएट 6 years के विद इन हो रहा है। बोला जाता है कि विद इन 6 years और विद इन 5 years ऑलमोस्ट 70% ऑफ मेंटल एक्टिविटीज डेवलप्ड हो जाता है। सो ऑलमोस्ट 70% ऑफ मेंटल डेवलपमेंट पॉसिबल इन दिस एज। सो हमें क्या करना चाहिए? इस स्टेज को हमने इंटरमीडिएट रखा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ ब्रूनर, ब्रूनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, टीनेजर्स या फिर एडल्ट और हम लोग कौन से ग्रुप में आएंगे? सिंबॉलिक ग्रुप, जो कि आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं और थिंक अबाउट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सीकिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, वो ऑलवेज सिंकिंग करते हैं। सिंकिंग मीन्स जस्ट लाइक हम सिंक करें या डूब रहे हैं, ऐसा टाइप का रहता है। वो यहाँ पे इतने बड़े सोसाइटी में, वर्ल्ड पे डूबते रहते हैं कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, ये सिंबॉलिक है। सो फर्स्ट चलते हैं किस पे? दैट इज आइकॉनिक स्टेज। ये कौन सा स्टेज है? इंटरमीडिएट है। इट ऑकर्स इन बिटवीन 1 to 6 years एज। अच्छा, आइकॉनिक स्टेज को अगर कंपेयर किया जाए तो इस स्टेजेस में जो चीज़ें होते हैं वो टीनेजर्स में भी कुछ कुछ टाइम देखे जाते हैं। तो आप कंफ्यूज्ड होके फॉर द फर्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इंटरमीडिएट बोला गया है तो आपका टीनेज होगा। सो उसको माइंड में फिर से चेंज करना है कि नहीं, यहाँ पे 6 years तक मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, सो दैट हम मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ओनली 6 years तक रखेंगे, 1 to 6 years। सो इट ऑकर्स इन बिटवीन 1 to 6 years एज। ठीक है, टीन एज को हमने थोड़ा सा अभी शिफ्ट किया। पहले सोच लो टीन एज इसी ग्रुप में आ रहा है, फिर उसको शिफ्ट कर लो, हाफ करके शिफ्ट कर लो, तो 6 तक रह गया। 6 के बाद जो भी रहा वो सिंबॉलिक में चला जाएगा। सो एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा? ये पर्सन और चाइल्ड नोज अबाउट द वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन प्रोसेस। विजुअलाइजेशन मीन्स देख के सीखना। सो विजुअलाइजेशन प्रोसेस इज पॉसिबल थ्रू यूट्यूब चैनल, टीवी, कंप्यूटर और मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, जस्ट लाइक by seeing any type of picture or any type of historical things or monuments etc। जो भी चीज़ें आप बाहर देखने जा रहे हो उसमें से आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिल रहा है, बच्चे वो कैरी करते रहते हैं। 6 साल के बच्चे तक वो कैरी करते रहते हैं, मैं यहाँ गया था वहाँ गया था बोलते रहते हैं, ऐसे टाइप का आइडिया। अभी नेक्स्ट आया, इतना क्लियर है? ये सुन नो।
यस और नो क्लियर है? ये स्पेशल पॉइंट्स रहते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं कि जस्ट आपका अगर डायग्राम्स होते हैं आपके बुक में तो आप कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते। सेम ना, बिकॉज बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, हम भी अट्रैक्ट होते हैं। सो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है आपके आंसर्स की तरफ, तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। प्लस आपको एग्जाम्पल्स को ऐसे अरेंज करना है, कोई एक बॉक्स बना दिए या फिर स्टार कर दिए, जस्ट लाइक आपको स्टार करने में इजी होगा तो आप ट्राइंगल बना के स्टार बना दो। तो ईच पॉइंट को आप कोई भी फैक्टर्स के बारे में लिख सकते हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख सकते हो। एक सर्कल करके वहाँ पे आप ऐसे साइड में थोड़ा सा पॉइंट निकाल सकते हैं जिसमें आप मैनेज करके उसको लिख सको। अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। एंड ऐसा भी थिंक नहीं करना कि पूरा पेजेस में ही ओनली डायग्राम्स भर दो, ऐसा भी नहीं चाहिए। अगर आप मैक्सिमम 6 to 7 पेजेस का आंसर्स लिख लो, उसमें से 3 4 डायग्राम्स होने चाहिए, 4 डायग्राम्स होने चाहिए। हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिंपली और 7 years ऑनवर्ड, 7 years के ऑनवर्ड्स जो भी पॉइंट है, जस्ट लाइक हम भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? हेलो? यस प्लीज आस्क। मैम बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलिए। ओके, अगर नहीं बोलना है बाद में मुझे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी म्यूट कर लीजिए। ओके। ओके। सो सिंबॉलिक और 7 years ऑनवर्ड जो भी पॉइंट है, दैट इज दिस डेवलप्स लास्ट, मतलब ये लास्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, ये स्टिल डेथ तक चलेगा, मतलब टिल कितना तक चला, स्टिल ये कंटिन्यू रहेगा एंड डेथ तक ये एंड होने वाला है, टिल टूम पीरियड आप बोल सकते हो। बिकॉज टूम पीरियड तक हम जब तक नहीं जा रहे, ये कंटिन्यू होता रहता है, आपका आइडेंटिटी टूम पीरियड तक चलता है। आफ्टर दैट आप डेड बॉडी हो तो उसमें आपको आइडेंटिटी करने के बाद उस जो भी प्रोसीजर है वो करेंगे। सो आपका कोई भी पॉइंट आता है उम टू टूम ही चलता है, ठीक है। सो ये दिस डेवलप्स लास्ट, दिस इज दिस इज where information is stored in the form of code or symbol। ओके। सो एक थिंग सोच लो कि आपको खुद को तो सिंबलाइज करना है, प्लस आपको अपने बारे में बताना है। यू वांट टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, यू वांट टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड अगेन यू वांट टू कनेक्ट योर लाइफ विथ योर सोसाइटी। आप चाहते हो आपका सोसाइटी के साथ कनेक्शन क्रिएट हो। तो ये सब के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कौन सा कंसेप्ट है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज, हिंदी में जिसे हम भाषा बोलते हैं। सो लैंग्वेज को यूज करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर और वी कैन नॉट सिंबलाइज आवर पॉइंट्स टू यू। मैं आपको अपने पॉइंट्स को बता नहीं सकती, ये जो मैं इंफॉर्मेशन अभी दे रही हूँ या फिर मैं स्टेटमेंट्स को दे रही हूँ, समझा रही हूँ, ये भी एक एक कोडेड फॉर्म में है। मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, एक एक वर्ड्स बोल रही हूँ, तो ये वर्ड इंफॉर्मेशन को कैरी करके आपके पास ले जा रहा है। तो ये सिंबलाइज टेस्ट, सॉरी, सिंबलाइज स्टेज है, सिंबलाइज स्टेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैंग्वेज आपको लिखना है एंड आफ्टर दैट कैसे ये चलता है और लैंग्वेज कैसे डेवलप्ड होता है यहाँ पे मेंशन करना है। हाउ यू डेवलप लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट प्रोसेस इज मेंशन एज बिलो। सो यहाँ पे मेंशन करना है व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग। आप जब लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हो, लर्निंग करना स्टार्ट करते हो, एट दिस लेवल दे यूज लेटर्स। पहले ना जब बच्चे स्कूल जाते थे तो 6 साल के बच्चे स्कूल जाते थे। आजकल 2.5 में बच्चे स्कूल जाते हैं, 2.5 years में बच्चे स्कूल जाते हैं। सो ये जब बच्चे स्कूल जाते हैं ये प्ले स्कूल जाते हैं एंड दे लर्न वेरियस थिंग जस्ट लाइक हाउ टू मेक पिरामिड्स बाय डिफरेंट कलर ऑफ ट्राइंगल्स और हाउ टू मेक रेनबो और रेनबो कलर्स मेंशन करते हैं, या फिर हाउ टू ड्रॉ एलिफेंट, हाउ टू ड्रॉ एप्पल। सो ये सब जो सीखते हैं ये प्ले स्कूल्स में वो सीखते हैं, गेम के थ्रू सीखते हैं। तो गेम के थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। बट जब प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट का बात आता है तो वो अराउंड 6 to 7 years में स्टार्ट होता है, जब बच्चे वेरियस लैंग्वेज को कोड करना सीखते हैं। हाउ टू कोड दिस लैंग्वेज विद डिफरेंट वर्ड्स। तो ये वर्ड्स बैड होगा या गुड होगा यहाँ पे आपको सिखाना है बच्चों को।
सो फर्स्ट थिंग, जब बच्चे लेटर और लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो दे यूज लेटर्स एज अ सिंबल, वो लेटर्स को यूज करते हैं सिंबल जैसे, जैसे कि अल्फाबेट्स हम बोल सकते हैं वैसे यूज करते हैं। आफ्टर दैट अल्फाबेट्स को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा, वर्ड्स, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो सेंटेंस, एंड नेक्स्टली सेंटेंस जब बनाना स्टार्ट कर दिया तो फ्लुएंटली वी कैन यूज दिस सेंटेंस टू एक्सप्रेस आवर थिंग्स, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को उसी लैंग्वेज और उसी जो सेंटेंस को यूज करके। तो ये अल्टीमेटली स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, एग्जाम्पल है लेटर एज अ सिंबल, देन स्टेप 2 इज वर्ड्स, दैट इज यूजिंग यूजिंग मेनी वर्ड्स। देन स्टेप 3 में जब वर्ड्स को गैदर कर दो, वर्ड्स को यूज करना एंड वर्ड्स को गैदर करना और ऐड करना, आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल। तो ऐसा जब हम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे आई है, एम है, ए है, गर्ल है, सो चार डिफरेंट थिंग्स को हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, सो ये लैंग्वेज के ही सारे वर्ड्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सिलाबल्स, जो सिंगल्स रहेंगे सिलाबल्स, एंड इसके कुछ साउंड्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये ऐड हो जाता है तो कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। स्टेप 4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अभी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी एक्सपीरियंस को शो करने के लिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैंने वर्बल डेवलपमेंट दिया है, आप लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो लीड्स टू वर्बल डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। सो लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, बिकॉज इसको लिंग्विस्टिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप यूज क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंक करिए, अगर आपके पास टंग नहीं होगा तो क्या आप प्रॉपर वर्ड्स प्रोनाउंस कर सकते हैं, कर पाएंगे क्या, ये सुन लो, आपके पास टंग नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते हो डिफरेंट वर्ड। यस, डिफरेंट वर्ड्स को आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस हो जाएगा जहाँ पे आपका टंग यूज नहीं हो रहा, एंड कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, इवन कुछ अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करने के लिए भी यू नीड टंग, उसका टंग को रोल करके बोलना है, या टंग को आपके अपर पार्ट में, जो आपके माउथ का अपर पार्ट है उसमें टच करके बोलना है, ऐसे बहुत सारे सिलेबल्स प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा डेवलपमेंट हुआ, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, बिकॉज टंग को हम बोलते हैं लिंगुआ, लिंगुआ। ठीक है, कौन से वर्ड में, ये लैटिन में एंड ग्रीक में, दोनों में इसको बोला जाता है लिंगुआ। सो लिंगुआ के अकॉर्डिंग टंग का यूज करना होता है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और वर्बल डेवलपमेंट। वर्बल डेवलपमेंट मीन्स वर्ब यूज करे ऐसा नहीं है, आप साउंड्स यूज कर रहे हो। आपका जो गले में, आप ना एक काम करना, आपका अभी कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करना ट्राई करो एंड गले में हाथ रखो। ठीक है, आपके फिंगर्स, 4 फिंगर्स जो है ना, 4 फिंगर्स को आप 5 फिंगर्स मत रखना, ओनली 4 फिंगर्स को रखना है, जो नॉर्मल है सीधे सीधे, उसको आप गले पे रखो। तो वहां पे देखोगे आप जब भी कोई साउंड को प्रोनाउंस कर रहे हो तो एक थ्राइलिंग आता है, साउंड के एक वाइब्रेशंस होते हैं, एंड उसी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो आपका पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आता है, एंड उसके थ्रू आप बोलते हो। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और वर्बल डेवलपमेंट बोला जाता है। वर्बल मीन्स यूज ऑफ टोनेशन और यूज ऑफ पर्टिकुलर टोन, रिदम, थ्राइलिंग और वाइब्रेशन, ऐसे होता है। हो गया, लेट्स टू वर्बल डेवलपमेंट, राइट। इसके बाद आता है कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन एंड हो रहा है कि सपोज यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमने नहीं पूछा, इन क्वेश्चन दैट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज नॉट मेंशन और नॉट आस्क्ड, तो आप कहाँ पे एंड करोगे, ये कंक्लूजन लिख के एंड करेंगे कि ऑल द लेवल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईक्यू। आईक्यू मतलब आप लैंग्वेज भी अगर यूज करते हो तो अल्टीमेटली आपको, कोई कोई रहता है ना बहुत फास्ट लैंग्वेज को डेवलप करता है, कोई कोई होता है बहुत ही स्लो होता है, कोई कुछ बच्चे होंगे इंग्लिश में बहुत इजीली वो बोलना स्टार्ट करते हैं, एंड दे कैन राइट ऑल्सो, दे कैन स्पीक ऑल्सो। तो ये जब बोलना स्टार्ट करें या करना स्टार्ट करें, अगर विद इन 1 to 2 years में कर ले तो वो बहुत ही फास्ट है। एंड जो लोग स्लो होते हैं उनका जो वर्बल प्रोसेस है या फिर माइंड में प्रोसीजर चल रहा है वो थोड़ा स्लो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये आईक्यू पे डिपेंड करता है। सो ऑल दीज लेवल्स और ऑल द लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईक्यू,
that means to interact with the society, all these are needed. So आपको सोसाइटी के साथ अगर बातचीत करना है या फिर उसके साथ आपके स्टेटस को मैनेज करना है या फिर एडजस्ट करना है, तो यू नीड दिस थ्री स्टेजेस। ये जो जितने भी स्टेजेस हैं, ये तीन स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, एंड इस पॉइंट्स को माइंड पे रखते हुए ये प्रूव किया गया है कि दस ब्रूनर्स थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेबल। हम लोग एक्सेप्टेबल मीन्स ग्रहणीय है, तो इसको ग्रहण किया गया है पूरा वाइडली, पूरे वाइडली वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया है। ओके, इफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाता है क्वेश्चन में कि इसका शिक्षा में क्या रोल है या फिर इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट देखिए कितना डायग्रामेटिक मैंने दे दिया। इससे क्या होगा, स्पेस आपका जो भी था वो यूटिलाइज्ड हो गया, एंड इतना गैप चलता है तो इसके लिए वरीड होना नहीं है। According to Brunner's theory, the role of a teacher should not be teased information by rote learning. आप एज ए टीचर आप क्या बोलते हो कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज देना हमारा काम है, बट दिस नॉलेज इज नॉट लर्न बाय रोट। आपको बच्चों को सिखाना है, आपको बच्चों को रटाना नहीं है, ये चीज बताएगा। बट इंस्टेड टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। सो एज अ टीचर यू आर ए मल्टीटास्कर, आप एक मल्टीटास्कर हैं। यू आर वेरी गुड इन एवरीथिंग, ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है आपके थ्रू, एंड आप एक फैसिलिटेटर हैं, सो दैट आप प्रोवाइड करते, यू प्रोवाइड मेनी फैसिलिटीज टू चाइल्ड, बच्चों को बहुत सारे फैसिलिटीज देते हो, अपॉर्चुनिटीज देते हो, जिसके थ्रू थ्रू which दे एक्सप्लोर देयर पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स को वो डेवलप कर सके, उनके जितने भी पॉइंट्स से माइंड में चल रहे आइडियाज आ रहे वो जनरेट कर सके। हो गया। अभी यहाँ पे रोल ऑफ टीचर यहाँ पे मेंशन है, मैंने अभी कुछ कुछ पॉइंट मेंशन किया था। बच्चे प्रॉपरली आज के टाइम पे जो कि पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुका है, जहाँ पे आईसीटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईसीटी इज फुल फॉर्म इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, and it is possible through smart board, smart classroom, and with other extra materials जो भी digitalized हो चुका है, जो भी digitalized है, that is a TLM material which should be digitalized in the coming time or already digitalized. So ये जो हो चुका है या फिर coming time में digitalized होने वाला है, उन सब materials को हम use करके smart class बनाए तो proper way से क्या हो सकता है, स्टडी हम कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू बच्चों को इंफॉर्मेशंस भी अच्छे से दे सकते हैं। तो स्मार्ट क्लास गिविंग असाइनमेंट्स, बच्चों को असाइनमेंट दीजिए। एंड और एक पॉइंट बोल देती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है सीटेट के पॉइंट के ऊपर, कि असाइनमेंट जब बात आता है ना, असाइनमेंट बच्चों को कब दिया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। बच्चों का रेगुलर जो टेस्ट होता है ना, ये असाइनमेंट थ्रू में पॉसिबल होता है, असाइनमेंट के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, सो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिटेलली नेक्स्ट में पढ़ेंगे उसको, छोड़ो। नेक्स्ट आता है एडॉप्ट द री टेक्नोलॉजी, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में मेंशन था, दैट इज रिवार्ड्स और पनिशमेंट का पॉइंट आया था। सो इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट आप री कर सकते हो बच्चों को कि आप रिवार्ड्स दोगे पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली, जिसके थ्रू एक्चुअली री का होता है कि आपको मैं रिवार्डिंग दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू द सोशल डेवलपमेंट। सो आपका अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, दैट मीन्स आप री पॉजिटिवली हो रहे तो आप सोसाइटी में एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नेगेटिवली हो रहे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये टॉप मोस्ट में है, अगर पॉजिटिवली हुआ, अगर नेगेटिवली हो रहा है तो आप थोड़े से वीक हो, तो उसमें वर्क करना पड़ता है रिमीडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग। पनिशमेंट का बात आता है तो हम जैसे दोषी को दंडित करते, दैट इज जस्ट लाइक क्रिमिनल वाला बिहेवियर आ गया, तो उसमें भी बच्चे क्या कर सकते हैं या फिर जो भी लर्नर्स है, वो पनिशमेंट अगर बच्चों को दिया जाए तो वो चीज़ों को वो गुस्से में मे भी हो सकता है 90% केसेस में गुस्से में और ज़्यादा रिपीटेडली करना ट्राई करते हैं, एंड समटाइम्स वो एडजस्टेड भी हो जाते हैं, एंड बहुत सारे केसेस नेगेटिव केसेस भी आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट बुरा है, ये सोसाइटी में नेगेटिविटी बढ़ाता है, एंड सो दैट उसे हमें डिक्रीज करना चाहिए। जो नेगेटिव पनिशमेंट है वो तो पूरा ही हटाना चाहिए, पॉजिटिव पनिशमेंट है थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे क्या एडप्ट करना चाहिए, एडप्ट द रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्टली, इंस्टेड ऑफ ओनली बुक ओरिएंटेड
दैट मीन्स ओनली बुक ओरिएंटेड नहीं हो के क्या करना है, एडॉप्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड टेक्निक्स. सो आपको दो टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन है. फर्स्ट वन इज अ बुक ओरिएंटेड. बुक ओरिएंटेड मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन द सिलेबस. ये सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें जितना लिखा है बच्चों को हम उतना नॉलेज देते हैं. तो बुक इज नॉट एनफ ना, फॉर योर कैरियर बुक इज नॉट एनफ. सो उसको छोड़ के हमें इंस्टेड ऑफ इट हमें क्या यूज करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड टेक्निक. तो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला मेथड दो, जिसके थ्रू वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को हैंडल कर सके, एंड उसका एक्सपीरियंस उनको फर्दर भी बहुत हेल्पफुल हो. सो यहाँ पे मेंशन है, फिगर को ऑलवेज याद रखना. और एक पॉइंट मेंशन करिए, जब भी आप डायग्राम्स बनाओ नीचे फिगर लिखो. ठीक है, ये ऐड करते जा रही हूँ धीरे धीरे. आपका जो भी रेक्टिफिकेशन चाहिए मैं आपको बताते जा रही हूँ कि आप जब भी कोई डायग्राम बनाओ वहाँ पे आप फिगर लिखो. मैं भी नहीं जानती थी मेरे टाइम पे, सो मेरे नोट्स में भी आधे में ही है मेंशन, आधे में मेंशन है. सो आप लोग अभी से जब भी लिखो तो आप फिगर ऑलमोस्ट ट्राई करना, छोटा पॉइंट हो कुछ भी हो यहाँ पे आप फिगर मेंशन कर दो तो बेटर और भी थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, एंड उसको अंडरलाइन कर देना. ये बेसिक पॉइंट है. Nextly, effective way of Bruner's theory is to discover a symbolic or coding system for learner or children to explore the world in their own way. बच्चों को खुद के वे में डेवलप करने के लिए ब्रूनर्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट था सिंबॉलिक. सिंबॉलिक और कोडिंग सिस्टम. दैट इज, कोई भी पॉइंट को, लैंग्वेज को कोडेड करने के लिए कोई एक वर्ड्स चाहिए. ये वर्ड्स कहाँ से आएगा, अल्फाबेट से और सिंबल से. दैट इज अ लेटर एज अ सिंबल हम यूज करें. सो इससे पता चला ये कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ब्रूनर इन 1960 प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम. ठीक है. अभी व्हाट इज स्पाइरल करिकुलम, इसका मैं डिटेल्ड आपको बता रही हूँ कि क्या है इसका पर्पस. ठीक है, स्पाइरल करिकुलम का. सो इन्होंने एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है. Brunner in 1960 proposed the concept of spiral curriculum. According to this concept, complex ideas can be taught as a simplified level first, then again think this at complex level. अगर समझ नहीं आया अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ कैसे पॉइंट होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स भी मेंशनड है, बट उसको छोड़ के मैं और भी बताती हूँ. सपोज हम लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग सेकंड ग्रेड और सेकंड जो स्टैंडर्ड होता है, सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड, वी लर्न साइंस ना. हम लोग साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं. अभी ये जो विज्ञान था उस टाइम पे साइंस नहीं बोला जाता था. दिस टाइम वी कॉल दिस सब्जेक्ट एज साधारण ज्ञान, और हम बोलते थे सोशल स्टडीज. एज ए ग्रुप हम इसको मेंशन करते थे. सामाजिक विज्ञान भी बोला जाता था, सोशल साइंस भी मेंशन किया जाता था. ओके. आफ्टर दैट जब आप उसी पॉइंट्स को सेम, सपोज उसमें क्या था, सोसाइटी के बारे में था, समाज, और उसमें और एक कंसेप्ट होगा जस्ट लाइक सिविक्स के पॉइंट्स होंगे, या फिर एक्सीडेंटल जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, या फर्स्ट एड बॉक्स का यूज क्या है, लाइट्स का यूज क्या है, ये मेंशन था. तो उस टाइम पे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पे आप जितने अमाउंट का पढ़े थे, दिस इज कॉल्ड द सिंपल लेवल. इसको हमने क्या बोला, ये सिंपल लेवल है. क्यों, आप सेकंड और थर्ड ग्रेड में इसको पढ़े थे. ठीक है. सेम पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हो, फिर से 6-7 क्लास में भी पढ़ रहे हो. एवरी टाइम पढ़ते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, 6-7 क्लास में पढ़ रहे. तो ये थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ अकॉर्डिंग टू दिस. इससे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इस लेवल पे वी नीड मोर इंफॉर्मेशन. तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन 6 and 7 क्लास में हुआ. सेम पॉइंट्स को आपने क्या किया, अगेन 10th में पढ़ा. 10th में, 10th स्टैंडर्ड. ओके. This time you get many points and many explanation according to 7th और 6th grade. So उसके according यहाँ पे बहुत सारे points मिले. क्या हुआ, this is called complex, this is the mediate और that is called the intermediate between the complex and simple. ये हो गया simple जो कि साधारण है, या फिर आप बोल सकते हो जो easy way में बच्चे समझ पाए उस लेवल को. एंड ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स लेवल, जहाँ पे बच्चों को चाहिए और नहीं चाहिए उस पर मैटर नहीं करता, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. 6 to 7 में बच्चों को मॉडरेट अमाउंट का इंफॉर्मेशन देंगे विथ सम एग्जाम्पल्स, बस इतना. तो स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, जहाँ पे हम कॉमन पॉइंट पे बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट. सब में सारी चीज कॉमन है, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा देन एक्स्ट्रा, ये हमेशा बढ़ते रहता है, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा. ओके. एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे.
उससे एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इसलिए मेंशन किया स्पाइरल करिकुलम, जस्ट लाइक स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग, ये हो गया प्राइमरी लेवल, हो गया आपका इंटरमीडिएट लेवल, एंड दिस वन इज द सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल में थोड़ा सिंपल पढ़े, सेकेंडरी लेवल सॉरी इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स नहीं, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी, सेकेंडरी में कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशंस भी देंगे कोई भी प्रॉब्लम का, या फिर कोई भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो अगर स्प्रिंग वाइज मैनर पे चल रहा है तो इसको स्प्रिंग नहीं बोल के ऐसे रिंग्स अगर फॉर्मेशन हो रहे, दिस इज फॉर प्राइमरी, दिस इज फॉर इंटरमीडिएट, दिस इज फॉर सेकेंडरी, देन इट इज कॉल्ड स्पाइरल करिकुलम, स्पाइरल करिकुलम, ठीक है। करिकुलम को कार्यशैली बोल सकते हैं, कार्यशैली। हाँ बोलिए, यस प्लीज। ओके, इतना इजी करके भी समझ नहीं रहे हो, थोड़ा सा माइंड रखो इधर। यहाँ पे मैंने मेंशन किया स्पाइरल, स्पाइरल मीन्स रिंग टाइप, दैट इज कॉल्ड रिंग टाइप। ये रिंग टाइप होता है, जब आप स्प्रिंग जैसा कुछ देखते हो उसको हम स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। सो दिस स्पाइरल, फर्स्ट स्पाइरल रिंग इज फॉर प्राइमरी लेवल, ये प्राइमरी लेवल का है, फर्स्ट वन। सेकंड फॉर इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एंड थर्ड वन फॉर सेकेंडरी लेवल, थर्ड वन फॉर सेकेंडरी लेवल। सो जो भी कंसेप्ट है, अगर सपोज कोई एक टॉपिक पकड़े सोसाइटी रिलेटेड, इन 2 और 3 क्लास, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे सिंपल वे में, दैट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्यूशंस और सिंपल एग्जांपल्स। देन आए इंटरमीडिएट, दैट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स रखेंगे देन दी सिंपल वन। पहले के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होगा। आफ्टर दैट आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज द सेकेंडरी पॉइंट, तो यहाँ पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा। सो सेम पॉइंट्स, जैसे कि साइंस आप लोग सेल पढ़े हो, सब पढ़े होंगे, सेल पढ़े थे, कोश, दैट इज कॉल्ड कोश विभाजन। बचपन में कोश विभाजन नहीं पढ़े हम लोग, ओनली पढ़ते थे सेल है, एक सेल का साइज होता है, सेल कुछ काम करता है, इतना पढ़े थे क्लास 2 और 3 में। थोड़ा सा 6 7 में आए, थोड़ा सा डिटेल पढ़े कि सेल में कितने ऑर्गेनल्स हैं, क्या क्या पार्ट है। अभी सेल का पूरा डिटेल पढ़ते क्लास 10th में और +2 में, पूरा डिटेल पढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चला एवरी पॉइंट्स को, एवरी टॉपिक्स को, या फिर कोई भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो पहले सिंपल, देन थोड़ा सा लेस सिंपल मीन्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स जाएगा, एंड मोर कम्प्लेक्स दैट इज और भी कम्प्लेक्स पॉइंट पे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायग्राम्स देख सकते हो। ओके मैं क्लियर कर रही हूँ, डायग्राम्स में मेंशन है दैट इज सिंप्लीफाइड लेवल सोल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स लेवल सोल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लेवल पे ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए, आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाना है। सडनली आप कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाओगे, वो क्वेश्चन या फिर वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये होता है स्पाइरल करिकुलम। ओके, ब्रूनर 1960, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर 1960 में और क्या किया उन्होंने, अपोज्ड पियाजेस कंसेप्ट, ठीक है। जो पियाजेस का नोशन था, दैट इज अ नोशन मींस उनका कंसेप्ट जो था, उन्होंने क्या किया, उसको अपोज किया, ठीक है। कौन सा नोशन था उनका, कौन सा कंसेप्ट को उन्होंने क्या क्या अपोज किया, दैट इज अ कंसेप्ट अबाउट रेडीनेस, नॉट रेडीनेस, रेडीनेस, आप कितना तैयार हैं, रेडी हैं कोई भी लर्निंग को करने के लिए, या फिर कोई भी नॉलेज को, बिकॉज पियाजेस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपका आप बोल सकते हो आपके नॉलेज के साथ या ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखो तो आपको रेडी कितना रहना है, उन्होंने बोला था उस कंसेप्ट में कि बच्चे कैसे कैसे वे में रेडी होते हैं कोई भी नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ स्कीमा अपने माइंड पे डालने के लिए। बट उसी पॉइंट को ब्रूनर ने क्या किया, अपोज कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, was their time was their time to solve difficult subjects beyond their age.
पियाजेस का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ एग्जांपल्स और भी था, आपके जो बुक में नहीं है। उनके अकॉर्डिंग था, अगर बच्चा सॉल्व कर सक रहा है ना, तो उसके एज को यहाँ पे हम नहीं लाएंगे। दैट इज, एक छोटा बच्चा है, वो अगर बहुत कुछ जान लिया, नॉलेज है उसको बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो उसको फटाफट से थोड़ा डिफिकल्ट में दे दो। एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस है? अदरवाइज थोड़ा सा म्यूट रखिए, देन मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी या फिर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट टू 2 मिनट्स वेट कर लो। तो यहाँ पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स थोड़ा सा मेंशन किया गया, ठीक है। सपोज आपका एज, प्लीज म्यूट कर लो आप लोग। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन किया गया। सपोज एक 2 और 3 क्लास के बच्चों को हमने ना डिफिकल्ट सा कॉम्पोजिशन दे दिया कि तुम इसके ऊपर ऐसे लिख के लाओ या फिर कॉम्पोजिशन लिख के लाओ, तो उसको कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम और डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट को उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर बच्चों को हम इस काम पे लगा रहे हैं जो बच्चे कर नहीं सकते, सो ऐसा हो सकता है 100 में से 1 या 2 बच्चे उनके एज में कुछ बड़ा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें, बट मैक्सिमम 98% स्टूडेंट्स फेल्यूर रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये ओनली वेस्टिंग ऑफ देयर टाइम होगा इन एनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बियॉन्ड देयर एज, उनके एज के हिसाब से काम करना चाहिए उनको। Then last point, Brunner gives emphasis to child according to age to understand difficult concept or phenomena. बच्चों को अगर आप बोलना चाहते हो कि तुम्हें कंसेप्ट समझना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो पहले उनका एज देखो एंड एज के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाओ, जिसके थ्रू बच्चे इजीली ग्रास्प कर सके या फिर कैरी कर सके। ओके, क्लियर है इतना?